शून्य की प्रतिध्वनि। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी उस रेस का हिस्सा हैं जहां जीत तो हासिल हो जाती है पर अपनों का साथ छूट जाता है। आज की कहानी शून्य की प्रतिध्वनि बेंगलुरु के एक सफल उद्योगपति माधव सिंघानिया की है, जिनके पास अरबों का साम्राज्य तो था पर घर में केवल एक खामोशी थी। एक पुरानी डायरी ने कैसे उनकी सफलता के चश्मे को उतार फेंका और उन्हें खुद से मिलाया। आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली यात्रा। बेंगलुरु की चमचमाती ऊंचाइयों वाली एक गगनचुंबी इमारत के 35वें माले पर बना पेंट हाउस शहर के शोर से बहुत ऊपर था। वहाँ केवल हवा की सरसराहट और आधुनिक एयर कंडीशनर के माध्यम से गूंज सुनाई देती थी। माधव सिंघानिया, जिसे व्यापारिक जगत में द रिबिल्डर के नाम से जाना जाता था, अपनी कांच की दीवार के सामने खड़े होकर नीचे की छोटी दिखती दुनिया को देख रहे थे। उनके पास वह सब कुछ था जिसे समाज सफलता की पराकाष्ठा मानता है। अरबों का साम्राज्य, 3 महाद्वीपों में फैला कारोबार और वह प्रतिष्ठा के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन उसी शाम जब वे अपनी अलमारी से एक पुरानी फाइल ढूंढ रहे थे, उनके हाथ एक धूल भरी छोटी सी डायरी लगी। वह डायरी उनकी पत्नी सुजाता की थी, जिनका निधन 2 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद हुआ था। उस डायरी के पहले पन्ने पर एक सूक्ति लिखी थी, अपने बारे में जो सोचा और जाना उसे भूलें और एक नई दृष्टि से स्वयं को जानें। माधव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उन्होंने हमेशा खुद को एक विजेता के रूप में जाना था, एक ऐसा इंसान जिसने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने डायरी के पन्ने पलटे, उनकी सफलताओं की चमक मध्यम पड़ने लगी और एक अनजानी सी रिक्तता उनके भीतर रिसने लगी। माधव की कहानी संघर्ष और साहस की मिसाल थी। छोटे से शहर से आए एक युवक ने अपनी रातों की नींद और अपनी जवानी के उत्सव की आहुति देकर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उन्हें याद था जब उन्होंने पहली फैक्ट्री डाली थी। वे 18-18 घंटे काम करते थे। सुजाता हमेशा साथ खड़ी रही, लेकिन जैसे जैसे सिंघानिया ग्रुप का ग्राफ ऊपर गया, माधव का ध्यान अपनों से हटकर आंकड़ों पर केंद्रित होता गया। डायरी का एक पन्ना 7 साल पुरानी एक शाम की याद दिला रहा था। सुजाता ने लिखा था, आज माधव घर आए लेकिन वे वास्तव में यहाँ नहीं थे। उनके कान फोन पर थे और दिमाग अगली डील पर। मैंने उन्हें बताना चाहा कि हमारी बेटी अनन्या ने अपने स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाई है, लेकिन उन्होंने बस सिर हिला दिया और फाइलें लेकर अपने कमरे में चले गए। काश वे एक पल के लिए उस बड़े आदमी के चोंगे को उतार कर जिसे उन्होंने ओढ़ रखा है। माधव को याद आया, उस रात अनन्या बहुत रोई थी। उन्होंने महीनों रिहर्सल की थी, लेकिन माधव ने उद्घाटन समारोह में जाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री आने वाले थे। उन्हें तब लगा था कि वे अपने परिवार के भविष्य के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। धन, सुरक्षा और विरासत, क्या यही एक पिता की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं होती? लेकिन सुजाता की डायरी उन्हें एक अलग ही सच दिखा रही थी। उन्होंने खुद को एक कर्तव्यनिष्ठ प्रदाता समझा था, जबकि उनके परिवार के लिए वे केवल अनुपस्थित बनकर रह गए थे। कहानी के पन्ने दर पन्ने माधव के सामने उनके उन सार्थक संदर्भों को खोल रहे थे जिन्हें उन्होंने छोटा समझकर अनदेखा कर दिया था। सुजाता ने लिखा था कि कैसे माधव ने उनके 32वें जन्मदिन पर एक हीरा भेंट किया था, लेकिन उस दिन उसे हीरे का नहीं, माधव के साथ बिताए गए उन 2 घंटों की तलाश थी जो वे किसी पार्क में टहलते हुए बिता सके। माधव को याद आने लगा सुजाता के बनाए अदरक वाली चाय का वह स्वाद, जिसे उन्होंने अक्सर यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। उनके बेटे ईशान के फुटबॉल मैच जहां वे कभी नहीं पहुंचे। अनन्या के कॉलेज का पहला दिन जहां वे केवल एक चेक भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरा समझ बैठे थे। वे सोचते थे कि पैसा हर कमी को भर सकता है, लेकिन डायरी की स्याही चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि प्यार और जुड़ाव के संदर्भों में
पैसा केवल एक शून्य है। 28 जनवरी की उस कार्यशाला की यादों के बीच माधव ने तय किया था कि वे कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ देंगे। वे अपने पुराने गांव वाले घर गए, जिसे उन्होंने सालों से नहीं देखा था। वहाँ की पुरानी दीवारें और पीपल का पेड़ उन्हें वह माधव याद दिला रहा था जो अभी विजेता नहीं बना था। वहाँ उन्होंने खुद को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी छवि को दुनिया के सामने बनाई थी, एक कठोर, सफल और अजेय व्यापारी की। वह दरअसल एक जेल थी। उन्होंने अपनी असीमता और अपनी उपलब्धियों से जोड़ लिया था। सूक्ति का अर्थ अब उनके भीतर गहरे उतर रहा था। जो सोचा और जाना है उसे भूलें। उन्होंने सोचा था कि वे सफल हैं, लेकिन मानवीय संबंधों में वे दिवालिया थे। उन्होंने जाना था कि वे शक्तिशाली हैं, लेकिन अपनी पत्नी की तन्हाइयों को दूर करने में वे अक्षम थे। जब माधव वापस बेंगलुरु लौटे तो वे बदले हुए इंसान थे। उन्होंने अपनी कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और पदभार अपने बेटे ईशान को सौंप दिया। ईशान को लगा था कि उनके पिता उसे काम का बोझ देंगे, लेकिन माधव ने उसे पास बिठाया और कहा, ईशान, व्यापार जरूर करना, लेकिन उस मेज के पीछे अपना इंसान मत खो देना। जो गलती मैंने की तुम मत करना। माधव ने अब अपना समय अपनी पोती के साथ बिताना शुरू किया। वे अब फोन बंद कर देते थे। जब अनन्या उनसे बात करती, उन्होंने गर्भनाल जैसी साहित्यिक संस्थाओं को सहयोग देना शुरू किया और मानवीय संवेदनाओं को सहेजती थी। माधव अब एक व्यापारी को भूल चुके थे जिसे दुनिया जानती थी। अब वे एक ऐसे इंसान थे जो रसोई में चाय की खुशबू महसूस कर सकते थे, जो बारिश की बूंदों को खिड़की से घंटों तक देख सकते थे और जो अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर उससे बातें कर सकते। माधव सिंघानिया की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उन सार्थक संदर्भों में होती है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बुनते हैं। जब हम अपने अहंकार और अपनी गढ़ी हुई पहचान को त्याग कर खुद को एक सरल मनुष्य की तरह देखते हैं, तभी हम जीवन का असली अर्थ समझ पाते हैं। साहित्य केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। गर्भनाल पिछले 20 वर्षों से मानवीय संवेदनाओं और हिंदी साहित्य को आप तक पहुंचाने का एक मिशन है। मगर यह कहानी आपके दिल को छुई हो तो इसे लाइक करें और अपने साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही सार्थक कहानियाँ और साहित्यिक चर्चाओं के लिए गर्भनाल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।